स्टोरी की ओपनिंग होती है और हम वैन को देखते हैं जो बहुत ही डरी हुई थी क्योंकि फुयान जो सिटी का एक खतरनाक माफिया था वह वैन को मारने जा रहा था और बोलता है कि वह उसके साथ इतना अच्छा था लेकिन फिर भी उसने उसको धोखा क्यों दिया। लेकिन ये सब बस वैन का एक सपना होता है और फुयान पूछता है कि उसको क्या हुआ है, क्या उसने कोई डरावना सपना देखा है। वैन बोलती है कि हमारी जल्दी शादी होने जा रही है इसलिए मैं थोड़ी सी नर्वस हूँ। पर फुयान बोलता है कि नर्वस होने वाली क्या बात है, मैं सब कुछ संभाल लूंगा और तुम्हें बस मेरी प्यारी सी दुल्हन बन के वेडिंग हॉल में आना है। और पता चलता है कि वैन माँ बनने वाली है, इसलिए यान बोलता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं बहुत ही अच्छा हस्बैंड और एक अच्छा फादर बन के दिखाऊंगा। सही में फुयान को देखकर लग रहा था कि वह वैन से बहुत ही प्यार करता है, पर पता चलता है कि वैन एक अंडरकवर एजेंट है और वे फुयान के पास बस अपने मिशन के लिए आई थी और शादी वाले दिन ही वे अपने मिशन का अंजाम देने वाली थी। लेकिन ये सब करने के लिए उसका दिल गवाही नहीं दे रहा था। पर उसकी सीनियर बोलती है कि क्या तुम भूल चुकी हो कि तुम एक अंडरकवर एजेंट हो और तुमने अपना मिशन पूरा करने के लिए वादा किया था। वैन बोलती है कि मुझे अपना वादा अच्छी तरह से याद है, इसलिए वे अपना अंजाम देने के लिए तैयार थी। जल्दी कोई आता है और वैन डर जाती है, पर वे बस मेड होती है और बताती है कि मिस्टर फू ने उनके लिए वेडिंग ड्रेस भेजा है और ट्राई करने को बोलती है। और अब वैन कल अपना मिशन पूरा करने के लिए तैयार थी। अब वैन वेडिंग ड्रेस पहनकर वेडिंग हॉल में आती है और इसके बाद दोनों अपने वेडिंग सेरेमनी को पूरा करते हैं और उसके सीनियर ने उसको पहले ही बताया हुआ होता है कि उसके सिग्नल देने पर उसे अपने मिशन को पूरा करना है। और जब भी वैन का आदमी फुयान को मारने के लिए शूट करता है पर फुयान उल्टा वैन को बचाकर वहां से भागने लगता है और अब सीक्रेट एजेंट्स और फुयान के आदमियों के बीच में फायरिंग शुरू हो जाती है और सभी मेहमान डर के यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। यान वैन को यहाँ से भागने को बोलता है और खुद ही अकेले उन लोगों से डील करने के लिए चला जाता है। अब कुछ देर बाद फुयान वैन के पास आता है और पूछता है कि वे ठीक तो है ना, और बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैंने ऑलरेडी अपने सारे दुश्मनों से डील कर लिया है। और बोलता है कि माफ करना, मुझे पता नहीं था कि हमारी वेडिंग वाले दिन ऐसा होगा, तुम गुस्सा तो नहीं होना, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें एक ग्रैंड वेडिंग दूंगा। पर जब भी वैन उसको शूट कर देती है और बोलती है कि आज मैंने अपने मिशन को पूरा किया, लेकिन ये सब करते हुए वैन की आंखों में आंसू थे। अब 3 साल बीत चुके थे और जब भी कुछ आदमी बाइक से आ रहे होते हैं और एक बाइक वाला वैन के कार को ठोक देता है और उसकी आंखों से वैन को लगता है कि जैसे वह फुयान हो। अब उस कार में वैन के साथ उसका बॉयफ्रेंड जोंगयुआन होता है और वह उस बाइक वाले आदमी पे गुस्सा करने लगता है और वैन बोलती है कि आज पहली बार मैं तुम्हें इतना गुस्सा करते हुए देख रही हूँ। पर युआन बोलता है कि उस आदमी की वजह से तुम्हें चोट लग गई होती तो वे आदमी किस्मत वाला है जो भाग गया, नहीं तो मैं उसको नहीं छोड़ने वाला था। और बोलता है कि बस मुझे तुम्हारी सेफ्टी की चिंता है इसलिए मैं ऐसे बिहेव कर रहा हूँ। वैन बोलती है कि हाँ मुझे पता है तुम फाइटिंग में बहुत ही अच्छे हो। और वैन को लगता है कि शायद वे कुछ ज्यादा ही सोच रही है, वह फुयान कैसा हो सकता है, शायद उसे कोई वहम हुआ है। और पता चलता है कि युआन वैन से बहुत ही पहले से शादी करना चाहता था और उसने वैन को प्रपोज भी किया था, इसलिए बोलता है कि इस रिंग को अपने गले में पहन रहा हूँ और तुम्हारा मुझसे शादी करने का इरादा हो तो इस रिंग को मेरे गले से उतार लेना। और इसीलिए आज वैन उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है, जिससे युआन बहुत ही हैप्पी था और वैन भी हैप्पी थी कि उसकी शादी युआन से होने जा रही है। कुछ देर बाद युआन वैन को उसके घर छोड़ने आता है और वैन जा रही होती तो देखती है कि वह बाइक वाला कोई और नहीं बल्कि फुयान है, इसलिए डर के मारे वहां से भाग जाती है। अब वैन को समझ में नहीं आ रहा था कि फुयान यहाँ पे कैसे आ सकता है और पता चलता है कि 3 साल पहले खुद उसके सीनियर ने कंफर्म किया था कि फुयान अब मर चुका है और यह सुनकर वैन को यकीन नहीं होता है। बैक टू द प्रेजेंट, और वैन को कहीं से आहट आती है और उधर गन पॉइंट करती है, पर जब भी पीछे से फुयान आवाज देता है कि आज 3 साल बाद तुमसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा और उसके गन को लेकर उनमें से सारी गोलियां बाहर निकाल कर फेंक देता है और बोलता है कि मैं तुम्हें क्या बुलाऊं, मेरी प्यारी वाइफ या अंडरकवर एजेंट। और पता चलता है कि वैन के शूट करने के बाद भी फुयान मरा नहीं था और उसके बाद वह जेल पहुंच गया था और बोलता है कि तुम्हें अंदाजा भी है कि जेल में मैंने तुम्हारी फोटो को कितनी बार देखा होगा। मैं हमेशा सोचता था कि मैं कितना पागल था जो मैंने तुम्हारी बातों पे यकीन किया और तुमसे शादी की। वैन उससे कुछ बोलना चाह रही थी पर फुयान उसको चुप रह के उसकी बात सुनने को बोलता है और उसकी बॉडी की तरफ इशारा करके बोलता है कि तुम्हें याद है तुमने मुझे यहाँ ही शूट किया था। वैन बोलती है कि उस वक्त मैं मिशन पे थी और मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार सकते हो। पर फुयान जबरदस्ती उसके हाथों से वैन के दिए गए रिंग को निकाल लेता है और बोलता है कि मतलब 3 साल पहले तुमने मुझे जानबूझकर अप्रोच किया था। वैन बोलती है कि तुमने सही कहा। फुयान बोलता है कि मतलब बस तुम अपना मिशन कंप्लीट करने के लिए मेरे साथ सोने के लिए भी तैयार होगी। वैन रिंग लेने की कोशिश करती है तो उसके फेस पे कट लग जाती है। फुयान उसको हिलने से मना करता है और उसके कपड़ों को हटाकर टैटू देखने जाता है जो उसने खुद 3 साल पहले बनाया था। पर फुयान देखता है कि वैन ने उस टैटू को रिमूव करवा लिया है और उसे बहुत ही गुस्सा आता है कि उसकी लाइफ में वह बिल्कुल भी मैटर नहीं करता था और बोलता है कि मतलब मुझसे शादी करना तुम्हारा बस एक खेल था और आज तुम्हारा फियांसे कोई और है, मैं जानता हूँ तुम्हारे फियांसे जोंगयुआन को। वैन बोलती है कि इस बारे में युआन को कुछ नहीं पता और उसका इन चीजों से कोई भी लेना देना नहीं है, इसलिए उसे इस मामले में इन्वॉल्व मत करो। पर जब ही युआन बाहर से उसके दरवाजे पर नॉक करता है क्योंकि वैन अपना बैग उसकी कार में भूल कर आ गई थी,
वैन जाने की कोशिश कर रही होती है पर यान उसको जाने नहीं दे रहा था और उसको गुस्सा आता है कि युवान उसको इतने प्यार से बुला रहा है और बोलता है कि क्या होगा अगर युवान ने तुम्हें मेरे साथ ऐसे कंडीशन में देख लिया। आखिरकार वह इतना अच्छा इंसान है तो उसको हमारे बारे में पता तो होना चाहिए। वह तुम्हारा फियांसे है तो उसको हक बनता है कि उसको हमारे बारे में पता हो। वैन उसको गुस्से में छोड़ने को बोलती है और आवाज सुनकर युवान पूछने लगता है कि वह ठीक तो है ना। वैन युवान से बहाना बनाती है कि वो शावर लेने जा रही है, इसलिए बैग को डोर पे ही रख के जाने को बोलती है। युवान बोलता है कि ठीक है मैं रख के जा रहा हूँ, तुम उसको ले लेना। फुयान बोलता है कि देख के ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों सही में एक दूसरे से प्यार करते हो। पर युवान को कैसा लगता जब वे ऐसा तुम्हें मेरे करीब देखता। वैन बोलती है कि अगर तुम्हें मुझसे दिक्कत है तो मेरे से बात करो और अगर तुम मुझे जान से मारना चाहते हो तो मार सकते हो, पर मेरे लोगों को छूने की कोशिश मत करना। फुयान बोलता है कि जो तुमने मेरे साथ किया मैं उसको इतनी आसानी से नहीं भूलने दूंगा और तुम खुद रोते गिड़गिड़ाते मेरे पास आओगी। पर वैन बोलती है कि तुम ज्यादा सपने मत देखो और फुयान वैन को अपने पास लाने के लिए कुछ प्लान बनाता है। और इधर वैन अपनी सीनियर से फुयान के बारे में बात कर रही होती है कि वह वापस आ चुका है, पर उसके सीनियर बोलती है कि फुयान 3 साल पहले मर चुका है, पक्का वह उसका कोई हमशक्ल होगा। पर वैन को पूरा यकीन था कि वह फुयान है क्योंकि वह उसकी आवाज और उसके चेहरे को कभी नहीं भूल सकती थी। उसके सीनियर बोलती है कि अगर ऐसी बात है तो वह फुयान के बारे में दोबारा से इन्वेस्टिगेशन करके बताएगी। अब जल्दी वैन के घर पुलिस आती है और वैन के फादर के अगेंस्ट उनके पास अरेस्ट वारंट था कि उनकी कंपनी में कुछ फंड से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है। उसके डैड बोलते हैं कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, पर इस वक्त पुलिस उन्हें उनके साथ कोऑपरेट करने को बोलती है और उसके डैड उनके साथ जाने के लिए तैयार थे। और जब भी वैन आती है और उसे पता चलता है कि उसके डैड की कंपनी का न्यू इन्वेस्टर फुयान है, और जब भी युवान की कॉल आती है और बोलता है कि जिस कंपनी के साथ उसका कॉपरेशन हुआ था उन लोगों ने अपना इन्वेस्टमेंट विड्रॉ कर लिया है और बताता है कि अब उसकी कंपनी प्रॉब्लम में है। और जब भी वैन न्यूज देखती है कि फू फैमिली के एयर ने बिजनेस वर्ल्ड में एंटर करते ही पूरे इंडस्ट्रीज को अपने अंडर कर लिया है। और वैन समझ जाती है कि सारा काम फुयान का है क्योंकि वह बोल रहा था कि वह उसको इतना मजबूर कर देगा कि वह खुद रोते गिड़गिड़ाते उसके पास बैक करने के लिए आएगी। वैन अपने डैड से बोलती है कि मुझे पता है कि इन सब के पीछे किसका हाथ है, इसलिए आप चिंता मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। और वैन फुयान से मिलने उसकी कंपनी आती है और उसे पता चलता है कि बिना अपॉइंटमेंट के वह उससे मिल नहीं सकती। पर जब भी वैन फुयान को आते हुए देखती है और बोलती है कि उसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है, और वैन को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और फुयान के कंपनी के बाहर उसका इंतजार करने लगती है। इधर फुयान अपने मीटिंग में बिजी था और देखता है कि शाम हो गई है और वैन अभी भी उसका बाहर इंतजार कर रही है। बाद में फुयान जा रहा होता है तो वैन उसका हाथ पकड़ के रोकती है और फुयान को याद आता है कि 5 साल पहले वैन ऐसे उसका हाथ पकड़ के आइसक्रीम खाने की जिद कर रही थी। और आज हान सोचता है कि ऐसे ही हाथ पकड़ के 5 साल पहले तुम मेरी दुनिया में आई थी और मैंने तुम्हें अपना दुनिया मान लिया था, लेकिन तुमने क्या किया। वैन बोलती है कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है, इसलिए रिवेंज लेना है तो मुझसे लो, पर प्लीज ऐसे इनोसेंट लोगों को हर्ट करना बंद करो। फुयान कहता है कि तुम्हें मेरे सामने बेचारी बनने की जरूरत नहीं है और उसे एक ड्रेस पहन के क्लब आने को बोलता है और कहता है कि अगर तुमने मुझे खुश नहीं किया तो तुम्हारी फैमिली और तुम्हारे फियांसे का क्या होगा, मुझे भी नहीं पता। और वैन के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए उस ड्रेस को पहनकर क्लब में आती है और सब बोलने लगते हैं क्या मिस्टर फू की गर्लफ्रेंड है। पर वहीं पे एक लड़की फुयान के पास बैठी हुई थी जिसका नाम फैंग होता है और बोलती है कि ये लड़की पक्का यहाँ पर सर्व करने आई है, तुम लोगों ने सोच कैसे लिया कि ये फुयान को डिजर्व करती है। और वैन फुयान से परमिशन लेकर एक लड़के हान के पास बैठ जाती है और हान फुयान को थैंक यू बोलता है कि उसने इस लड़की को उसको सर्व करने के लिए बुलाया है। अब हान वैन के क्लोज जाने लगता है तो फुयान को अच्छा नहीं लगता है, पर वह कुछ बोल नहीं रहा था और ये देखकर वैन को बहुत ही गुस्सा आता है और वहां से जाने लगती है। तो हान बोलता है कि मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें कुछ करना होगा, या तो यहाँ मौजूद सारे आदमी तुम्हें किस करेंगे या तुम्हें सबके सामने फुयान को किस करना होगा। अब वैन फुयान के पास आती है और ये सब देखकर फैंग को बहुत ही गुस्सा आता है। अब हम 5 साल पहले का सीन देखते हैं जब फुयान का एक दुश्मन चैंग उसे मारने की धमकी दे रहा होता है और जब भी वहाँ पे वैन आकर बताती है कि वो शाओ के लिए काम करती है और वे अपने बॉस के ऑर्डर पे फुयान को यहाँ से ले जाने के लिए आई है। और आज ही के दिन फुयान वैन से पहली बार मिला था। चैंग बोलता है कि क्या तुम मरना चाहती हो और वैन चैंग के साथ एक गेम खेलने को बोलती है जहां दोनों को अपने आप को शूट करना था। और वैन बोलती है कि अगर मैं जीत गई तो तुम फुयान को मेरे साथ जाने दोगे और चैंग उसकी कंडीशन को मान जाता है और वैन बहुत ही डेयरिंग के साथ उस गेम को खेलने लगती है। पर जब भी फुयान चैंग के एक आदमी को शूट कर देता है और इसके बाद फुयान और वैन दोनों ही सबके साथ डील करके वहां से बाहर निकल आते हैं। अब कुछ देर बाद फुयान वैन को कार स्टॉप करने को बोलता है और पूछता है कि वे कौन है और वैन बोलती है कि मुझे यहाँ पे तुम्हारे दोस्त शाओ ने भेजा है, अगर तुम्हें यकीन ना हो तो अपने दोस्त को कॉल करके पूछ सकते हो। फुयान बोलता है कि तुमने मेरी जान क्यों बचाई।
वैन बोलती है कि मुझे बहुत सारे पैसों की जरूरत है और शाओ ने कहा था कि अगर मैं तुम्हारे साथ काम करूंगी तो तुम मुझे बहुत सारे पैसे दे सकते हो। फुयान पूछता है कि उसको कितने पैसे चाहिए और वैन 3 मिलियन बोलती है और ये सुनकर फुयान उसको किस करने लगता है। बैक टू द प्रेजेंट, वैन फुयान को किस करने लगती है और फुयान हैरान था और गुस्से में सबके सामने उसके साथ फोर्सली इंटीमेट होने लगता है। हान बोलता है कि अगर तुम इसके साथ एंजॉय करना चाहते हो तो हम तुम्हें अकेले छोड़ सकते हैं, पर फुयान उसको बकवास बंद करने को बोलता है और वैन को वहां से लेकर चला जाता है। अब फैंग को गुस्सा आता है कि फुयान को बस मैं डिजर्व करती हूँ और कोई भी नहीं, और हान को गुस्सा आता है कि फुयान ने उसको ऐसे ट्रीट किया। फुयान वैन से बोलता है कि तुम अब भी सेम वैसी हो जैसे 5 साल पहले थी, बस दूसरों को सीड्यूस करना जानती हो, और उसके पास जाने लगता है तो वैन उसको रोकती है। फुयान बोलता है कि क्या हुआ, तुम्हें कोई और टच कर सकता है पर मैं नहीं। वैन बोलती है कि वह उसके फादर को जाने दे। फुयान बोलता है कि मैं जाने दूंगा लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे हैप्पी करना होगा, और बोलता है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे फियांसे युआन ने इन्वेस्टमेंट के लिए मुझे अप्रोच किया है और अब भी कॉल करके मुझसे इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग बात करना चाहता है, तो क्यों ना उसको यहाँ पे बुला लिया जाए। वैन मना करती है पर फुयान उसके कॉल को उठा लेता है। युआन उससे मिलने की बात करता है और फुयान बोलता है कि इस वक्त वे लिफ्ट में है और जल्दी आने वाला है, और इधर लिफ्ट के बाहर युआन उसका वेट कर रहा होता है और फुयान वैन को किस करने लगता है पर वैन उसको ऐसा करने से मना करती है। अब लिफ्ट का डोर ओपन होता है और फुयान युआन से बोलता है कि आज मैंने बहुत ड्रिंक कर लिया है और मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, इसलिए हम किसी और दिन मीटिंग रखते हैं। और युआन बोलता है कि ठीक है, और फुयान उसके सामने ही वैन को अपने साथ लेकर चल जाता है और वैन ने अपना फेस कवर किया होता है इसलिए युआन उसको देख नहीं पाता है। फुयान बोलता है कि क्या हुआ, तुम्हें डर है कि युआन तुम्हें देख लेगा। वैन बोलती है कि बिल्कुल, युआन मेरा फियांसे है और मैं नहीं चाहती हूँ कि वह हम दोनों को ऐसे देखकर मिसअंडरस्टैंड करे। यान बोलता है कि तुम्हें सही में ऐसा लगता है कि तुम सब कुछ छुपा लोगी, मेरे पास हमारे रिलेशनशिप को पब्लिक करने के बहुत तरीके हैं। वैन बोलती है कि तुमने प्रॉमिस किया था कि अगर मैं यहाँ पे आऊंगी तो तुम कुछ नहीं करोगे। फुयान बोलता है कि कहा तो था पर तुमने मुझे अभी तक खुश नहीं किया, और जब तक मैं खुश नहीं हो जाता मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। वैन गुस्सा करने लगती है कि आखिरकार तुम कैसे खुश होने वाले हो। फुयान बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है, और वैन उसको किस करती है और बोलती है कि तुम यही चाहते हो ना, और तुमने मुझे क्लब इसीलिए बुलाया ताकि सबके सामने मुझे इम्बैरेस कर सको और उन सबके बीच में छोड़ दिया ताकि मुझे टॉर्चर कर सको, और वह सब देखकर पक्का तुम्हें खुशी मिल रही होगी। फुयान बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है इतना होने के बाद मैं तुम पे दया दिखाऊंगा, तुम चाहती हो ना कि मैं तुम्हारे डैड को छोड़ दूं, तो उसके लिए तुम्हें मेरा खिलौना बनकर मेरे पास रहना होगा और उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे क्या करना है। और उसको किस करने लगता है और उसके साथ जबरदस्ती इंटीमेट होता है। इधर हान गुस्से में था कि फुयान की वजह से उसका इतना इंसल्ट हुआ, और ऊपर से फुयान ने उसकी कंपनी को बैंकरप्ट करवा दिया होता है क्योंकि वो वैन के क्लोज गया था। इसलिए हान दोनों लड़कियों को लेकर आने को बोलता है जो फुयान से बिलोंग करती थी। अब वैन की सीनियर कॉल करके बताती है कि उसने उस पर्सन के बारे में इन्वेस्टिगेशन किया है और वह फ्रू ग्रुप का एयर है और उसका माफिया वर्ल्ड से कोई भी लेना देना नहीं है। पर वैन को समझ में नहीं आता है कि उसका नाम और फेस दोनों ही सेम है, तो ऐसे कैसे हो सकता है। वैन सोचती है कि वो सब कुछ चेंज कर सकता है पर अपना डीएनए नहीं, इसलिए बोलती है कि वह उसका ब्लड और हेयर सैंपल ला कर देगी और उसका डीएनए टेस्ट करवाने को बोलती है। अब जल्दी हान के आदमी उसको किडनैप कर लेते हैं और वैन बोलती है कि वह उसको डबल पे करने के लिए तैयार है, वह उसको जाने दे, पर देखती है कि वह हान है। अब जल्दी वहाँ पे हान के आदमी फैंग को भी लेकर आते हैं और फैंग गुस्सा करने लगती है कि मैं फुयान की गर्लफ्रेंड हूँ और फिर भी तुम लोगों ने मुझे टच करने की हिम्मत की। हान उसे थप्पड़ मारता है और बोलता है कि आज मैं तुम दोनों के साथ खेलना चाहता हूँ क्योंकि तुम दोनों यान से बिलोंग करती हो। और हान के आदमी फैंग के साथ बदतमीजी करके उसकी वीडियोस बनाने लगते हैं और हान उसके चेहरे को खराब करने चाहता है। अब वैन से सब कुछ देखा नहीं चाहता है इसलिए हान को रुकने को बोलती है। हान बोलता है कि मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ने वाला। वैन बोलती है कि तुम गलत समझ रहे हो, मैं फुयान से बिलोंग नहीं करती, मैं किसी और से प्यार करती हूँ और जल्दी हमारी शादी होने वाली है। और तुमने उस दिन क्लब में देख लिया होगा कि मैं फुयान के लिए कुछ नहीं हूँ, इसलिए वह मुझे ऐसे ह्यूमिलेट कर रहा था और मैं उससे रिवेंज लेने में तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। हान बोलता है कि अच्छा, तुम कैसे हेल्प करने वाली हो। वैन बोलती है कि इस लड़की को अपनी सुंदरता पे कुछ ज्यादा ही घमंड है और इसके चेहरे को खराब कर दिया तो सोचो यान को कितना बुरा लगेगा। और हान उसकी बातों में आ जाता है और वैन उसके सामने फैंग के चेहरे को खराब करने का नाटक करती है और उसके चेहरे को जलाने जा रही होती है और बोलती है कि उस फुयान ने मेरी लाइफ को बर्बाद कर दिया है और मेरे डैड और मेरे फियांसे को हर्ट करना चाहता है, इसलिए आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। अब फैंग वहाँ से भागती है और वैन उसके पीछे जाती है और मौके का फायदा उठा के वहाँ पे आग लगा देती है और वहाँ से फैंग के साथ भाग पाती है, पर फैंग उल्टा खुद बाहर आके सबके साथ उसको वहाँ पे अंदर लॉक कर देती है। और अब हान को वैन पे बहुत ही गुस्सा आता है कि उसने झूठ बोला और वे बस हेल्प करने का नाटक कर रही थी, इसलिए उसके आदमी उसको हर्ट करने लगते हैं। अब जल्दी फैंग के पास यान की कॉल आती है और यान को पता चलता है कि वैन हान के कब्जे में है, तो भाग के उसके पास आता है और देखता है कि वे लोग वैन के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, तो हान को थप्पड़ मारता है और वैन को रेस्क्यू करके हॉस्पिटल आता है। अब वैन होश में आती है तो यान को अपने पास देखकर सोचती है कि यान इतना खतरनाक है
और फिर भी उसे हमेशा उसके पास इतना सेफ फील क्यों होता है। और उसको याद आता है कि जब 5 साल पहले फुयान का एक क्लाइंट उसे स्मोक करने के लिए फोर्स कर रहा था तो फुयान ने उसको जला दिया था और उसे वार्न करता है कि मेरे लोगों को टच करने की कोशिश मत करना। और वे क्लाइंट माफी मांगता है और बोलता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम इस लड़की के बॉयफ्रेंड हो। अब दोनों कार में बैठे हुए थे और फुयान स्मोक करने चाहता है तो वैन भी जानबूझकर स्मोक करती है तो हान उसको रोकता है और बोलता है कि गुस्सा मत करना, बस मैं अपने फादर का बिजनेस कर रहा हूँ। वैन बोलती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुमने मुझे बचाने के लिए अपने फादर के क्लाइंट से पंगा लिया। हान बोलता है कि मिस्टर फू हैंग मेरे फादर नहीं है और मैं कहीं रिवर से बहते हुए आ रहा था और मिस्टर फू ने मुझे अडॉप्ट किया है, इसलिए मुझे जिंदा रहना है तो उनकी बात माननी होगी। और मुझे उनका बिजनेस पसंद नहीं है लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे एक न्यू लाइफ दी है। पर इतना समझ लो कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा और तुम्हारे लिए किसी के खिलाफ जा सकता हूँ। बैक टू द प्रेजेंट वैन सब कुछ सोचकर यान के जख्मों को देखने के लिए अपना हाथ बढ़ाती है, पर जब ही यान जग जाता है और पूछता है कि वह क्या करना चाह रही थी। वैन बोलती है कि बस मैं देख रही थी कि तुम्हें चोट तो नहीं आई। फुयान बोलता है कि मतलब तुम आज भी मेरी केयर करती हो। वैन कहती है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो। फुयान सोचता है कि तुम एक बार बोल दो कि तुम अभी मुझसे प्यार करती हो और मैं सब कुछ भुला दूंगा जो तुमने मेरे साथ किया था, और उसके पास जाता है। पर जब भी वैन बाहर से युवान अपने डैड की आवाज़ सुनती है इसलिए फुयान को धक्का दे देती है। युवान आकर बोलने लगता है कि तुम ठीक तो हो ना, माफ करना मेरी गलती है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा। और उसके डैड पूछते हैं कि वे ठीक तो है ना, और वैन बोलती है कि बिल्कुल ठीक है। अब युवान फुयान को देखकर हैरान था और पूछता है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। फुयान बोलता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि मिस वैन मेरे बारे में क्या सोचती हैं। वैन बोलती है कि फुयान बहुत ही ज्यादा काइंड हार्टेड पर्सन है और इन्होंने आज मेरी जान बचाई है। और ये सुनकर वैन के डैड फुयान को थैंक यू बोलते हैं और फुयान बोलता है कि अगर आप लोगों को किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे याद करना, और वहां से चला जाता है। युवान बोलता है कि मिस्टर फू हमेशा इतना कोल्ड नजर आते हैं, मुझे लगा नहीं था कि वे दूसरों की मदद भी करते हैं, हमें उनको थैंक यू बोलना चाहिए। अब रात में युवान वैन के वार्ड में था और जब भी वैन के पास फुयान का मैसेज आता है और उसको चुपचाप नीचे आकर मिलने की धमकी देता है। अब युवान सो रहा होता है इसलिए वैन चुपके से वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद युवान की नींद खुलती है तो देखता है कि वैन नहीं है और उसको लगता है कि शायद वे बाहर घूमने गई है। अब वैन बाहर आती है तो युवान उसको अपना कोट उठाता है क्योंकि बाहर ठंड थी और पूछता है कि तुम युवान के साथ कब से हो। वैन कहती है कि उसका क्या मतलब है। फुयान बोलते हैं कि मुझे लगा नहीं था कि तुम्हारी जैसी हार्टलेस लड़की किसी को पसंद भी कर सकती है, और मैं देख रहा हूँ कि अब तुम काफी जेंटल और एलिगेंट टाइप की हो चुकी हो, ये सब कैसे हुआ। वैन बोलती है कि मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती। फुयान कहता है थैंक यू जो इतने सालों तक तुमने मेरे साथ प्यार का नाटक किया। वैन कहने लगती है कि तुमने मुझे ये सब बात करने के लिए यहाँ पे बुलाया है, मुझे तुम्हारी बातों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, और वहां से जाने लगती है। तो फुयान उसको रोककर उसके साथ जबरदस्ती इंटीमेट होने लगता है और ये सब युवान देख लेता है। फुयान बोलता है कि तुम्हें यहाँ पे अनकंफर्टेबल फील हो रहा होगा, इसलिए उसको बाहर लेकर आता है और बोलता है कि मैं तुम्हें 2 दिन का टाइम दे रहा हूँ, युवान से ब्रेकअप कर लो। वैन बोलती है कि आखिरकार मुझे तुम्हारी बात क्यों माननी चाहिए। फुयान बोलता है कि इस वक्त तुम मेरे साथ नेगोशिएट करने की कंडीशन में नहीं हो क्योंकि तुम बस मेरे लिए खिलौना हो और कुछ नहीं, और जब तुम्हारे साथ खेलकर मैं थक जाऊंगा तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। अब ये सब देखकर युवान को बहुत ही बुरा लगता है क्योंकि उसने ऐसा कुछ उम्मीद नहीं किया था। वैन फुयान को थप्पड़ मारती है और उस पर गुस्सा करने लगती है। यान बोलता है कि तुम्हें भी पता है कि हम दोनों एक जैसे हैं। वैन बोलती है कि तुमने सही कहा, मैं बहुत ही गंदी हूँ और मैं युवान के लायक नहीं हूँ, इसलिए मैं उससे ब्रेकअप कर लूंगी। और ये सुनकर यान चुपचाप वहाँ चला जाता है। अब फैंग की वजह से वैन की ऐसी हालत हुई थी इसलिए फुयान फैंग पे गुस्सा कर रहा होता है, पर फैंग बोलती है कि मेरी कोई भी गलती नहीं है, उल्टा वैन मुझको मारना चाहती थी। पर हान के आदमी बताते हैं कि फैंग ही वैन को लॉक करके बाहर चली गई थी और हमें पता नहीं था कि वैन आपसे बिलोंग करती है, इसलिए हमने उसको हर्ट कर दिया, प्लीज हमें माफ कर देना। फैंग कहती है ये लोग झूठ बोल रहे हैं। यान बोलता है कि एक तो तुमने लोगों के सामने झूठ बोला कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो और ऊपर से तुमने वैन को लॉक करने की हिम्मत की, इसलिए उसको पनिश करने को बोलता है। पर फैंग कहती है कि इन लोगों के पास वीडियो है और आपको पता चल जाएगा कि वैन आपके बारे में क्या सोचती है। और फुयान देखता है कि जब वैन बोल रही होती है कि वह अपने फियांसे से प्यार करती है और उससे शादी करने वाली है और वह उसका रिवेंज लेने में हेल्प कर सकती है। फैंग कहने लगती है कि आपने देख ही लिया होगा कि आपकी प्यारी बहन आपसे प्यार नहीं करती। फुयान बोलता है कि वह किसी से भी प्यार करे मुझे फर्क नहीं पड़ता और उसको पनिश करने को बोलता है, और उसके जाने के बाद वे लोग फैंग के साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। अब युवान वैन को वेडिंग ड्रेस ट्राई करवाने के लिए लाता है और बोलता है कि सारी मेरी गलती है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, क्या तुम अभी मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो। वैन बोलती है कि तुम क्या बोले जा रहे हो, तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है और ऑफ कोर्स मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। और वेडिंग ड्रेस पहनकर उसको दिखाने आती है तो युवान उसको गले लगा लेता है। वैन बोलती है कि तुम्हें अचानक से क्या हो गया। युवान बोलता है
प्लीज तुम किसी और को लाइक मत करना, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें पूरी खुशियाँ देने की कोशिश करूंगा। और वैन देखती है कि शॉप के बाहर यान उसको गुस्से में घूर रहा है और वैन ड्रेस चेंज करने चाहती है तो यान ट्रायल रूम में घुसकर उसको जबरदस्ती किस करने लगता है। अब युआन देखता है तो उसे फुयान पे बहुत ही गुस्सा आता है, पर उसके आदमी उसको पकड़ लेते हैं। युआन गुस्से में बोलने लगता है कि तुम वैन को टच करने की सोचना भी मत, पर फुयान वैन से बोलता है कि तुम इसको बता दो कि हमारा क्या रिलेशन है। युआन वैन से बोलता है कि तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारे पे पूरा भरोसा है और मुझे पता है कि तुम एक अंडरकवर एजेंट थी और शायद तुमने किसी को प्रोवोक किया जिसको तुम्हें नहीं करना चाहिए था, पर मुझे तुम्हारे पास से कोई भी फर्क नहीं पड़ता और मैं हमेशा तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। फुयान बोलता है कि क्या बात है, ये तुमसे कुछ ज्यादा ही प्यार करता है। वैन उसको छोड़ने को बोलती है पर यान जानबूझकर उसको किस करने लगता है और बोलता है कि मैं बताना चाहता हूँ कि वैन मेरी वाइफ है तो इतना तो हक बनता है, और उसको किस करने लगता है। युआन वैन को टच करने से मना करता है और वैन फुयान को बाइट करके युआन के पास जाने लगती है तो यान उसको रोक लेता है। वैन बोलती है मुझे जाने दो, पर यान सुन नहीं रहा था और युआन गुस्से में यान को थप्पड़ मारता है। इसलिए अब यान को बहुत ही गुस्सा आता है और बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला और उसको मारने को बोलता है और उसके हाथ में युआन को बहुत ही बुरी तरीके से मारने लगते हैं। वैन कहने लगती है कि प्लीज तुम युआन को छोड़ दो, पर युआन तो उल्टा फुयान को उल्टा बोलने में लगा था, इसलिए फुयान उसको शूट करने के लिए जाता है पर वैन सामने आ जाती है। युआन बोलता है कि आज तुम इसको बचाने के लिए खुद पे बुलेट लेने के लिए तैयार हो, क्या तुम भूल चुकी हो कि तुमने मुझे शूट किया था। वैन उसके सामने बैक करने लगती है कि मुझे माफ कर दो, सारी मेरी गलती है और मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया है, इसलिए युआन को जाने दो। फुयान बोलता है कि मतलब तुम उसको बचाने के लिए मेरे सामने बैक करने के लिए भी तैयार हो, मतलब ये तुम्हारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है। और फुयान को याद आता है कि वैन के शूट करने के बाद जब वे जेल में था तो वे वैन से बोल रहा था कि मैं बैक कर रहा हूँ कि तुम अपना और मेरे बच्चे का ख्याल रखना और मुझे तुमसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। पर वैन बोलती है कि तुम्हारे जैसा आदमी ना ही फैमिली और ना ही बच्चा डिजर्व करता है और बोलती है कि वो जल्दी अबॉर्शन करवा लेगी। यान बोलता है कि प्लीज तुम मेरे बच्चे के साथ ऐसा मत करो और प्लीज मुझे एक चांस दे दो, पर वैन उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी और आज वैन युआन को बचाने के लिए उसके सामने बैक कर रही होती है। और फुयान बोलता है कि जेल में मैंने तुम्हारे सामने अपने बच्चे के लिए बैक किया था पर तुम्हें मेरे पे जरा सा भी रहम नहीं आया और उसे बहुत ही गुस्सा आता है, इसलिए उसको जाने को बोलता है। अब वैन युआन को लेकर जाने लगती है तो फुयान बोलता है कि तुम हमारी एग्रीमेंट भूल मत जाना कि रात में तुम्हें मेरे पास आना है। अब ये सुनकर युआन को बहुत ही गुस्सा आता है, पर वैन बोलती है कि प्लीज अब मुझे और कोई तमाशा नहीं चाहिए। अब फुयान वैन की वजह से बहुत ही डिसहार्टेंड था और ड्रिंक कर रहा होता है और जब भी उसका आदमी आकर बताता है कि उनके फादर उन्हें घर बुला रहे हैं, पर यान गुस्से में उसको जाने को बोलता है। अब उसका आदमी उसके फादर को बताता है कि यंग मास्टर शायद अपनी गर्लफ्रेंड की वजह से इमोशनल ट्रॉमा में है क्योंकि उस लड़के ने शायद यंग मास्टर को हर्ट किया है और ये सुनकर उसके फादर को गुस्सा आता है कि एक लड़की उनके बेटे को हर्ट कैसे कर सकती है। इधर युआन वैन को सब कुछ बताने को बोलता है कि आखिरकार क्या चल रहा है और वैन बताती है कि एक्चुअली में उसके डैड उसके बायोलॉजिकल फादर नहीं है और वे एक अंडरकवर एजेंट के तौर पे काम कर रही थी और सारी चीजें बताती है कि उसको कैसे फुयान के साथ डील करने के लिए मिशन मिला था। और ये सब सुनकर युआन को उसके लिए बहुत ही बुरा लगता है कि उसको इतना कुछ फेस करना पड़ा। वैन बोलती है कि मिशन के दौरान मैंने अपनी बॉडी के बारे में नहीं सोचा और ना ही ये कि मुझे किस पर्सन के साथ डील करने का मिशन मिला है। मुझे लगा नहीं था कि उस इंसिडेंट के बाद मैं एक नॉर्मल लाइफ जी पाऊंगी, लेकिन जब तुम मेरी लाइफ में आए तो मुझे एक नई उम्मीद मिली और माफी मांगती है कि उसकी वजह से उसको हर्ट होना पड़ा। युआन बोलता है कि मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और पूछता है कि क्या उसके मिशन के दौरान उसका बॉयफ्रेंड फुयान था और वैन हाँ बोलती है। युआन पूछता है कि क्या वह अभी भी फुयान से प्यार करती है। अब वैन कुछ बोलती है कि जब भी फुयान के फादर के आदमी वहां पे पहुंचकर युआन को हर्ट करने लगते हैं और वैन को ऐसे दिखाने की कोशिश करते हैं कि युआन ने फुयान को फिंगर दिखाने की कोशिश की थी, इसलिए वह युआन की फिंगर को कट कर रहे हैं और वैन युआन की ऐसी हालत को देखकर डर जाती है। अब जल्दी इस बारे में फुयान को पता चलता है कि उसके फादर ने वैन के फियांसे के फिंगर को कट करने का ऑर्डर दिया था। इधर वैन युआन को हॉस्पिटल लेकर आती है और डॉक्टर बताता है कि उन्हें युआन के सर्जरी के लिए उसके कटे हुए फिंगर की जरूरत है और वैन को पता था कि वे लोग उस फिंगर को एक पॉली बैग में रख रहे थे। डॉक्टर उसको जल्दी से जल्दी उस फिंगर को लेकर आने को बोलता है, इसलिए वैन भागकर जा रही होती है और जब भी फुयान आता है और वैन उसे युआन का फिंगर देने के लिए बैक करने लगती है। फुयान बोलता है कि मैंने उसको हर्ट नहीं किया है, पर वैन को उसकी बातों पे यकीन नहीं होता है और बोलती है कि अगर मैं खुद को मार डालूंगी तो क्या तुम युआन के फिंगर को वापस कर दोगे, और खुद को एक स्टेप करने चाहती है तो फुयान उसको रोकता है और बोलता है कि तुम्हें मेरी बातों पे ट्रस्ट क्यों नहीं है। अब जल्दी फुयान का आदमी आकर बताता है कि उन लोगों ने घर के आसपास ही उस फिंगर को फेंका है, इसलिए वैन भाग के उस फिंगर को ढूंढने के लिए आती है और फुयान के आदमी भी उस फिंगर को ढूंढने में लग जाते हैं। अब अंधेरा होने वाला था लेकिन वह फिंगर कहीं मिल नहीं रहा था। फुयान वैन को उठा लेता है क्योंकि उसकी तबीयत खराब होने लगी थी, पर वैन बोलती है कि अगर तुम्हारी वजह से युआन डिसेबल हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करने वाली। पर फुयान बोलता है कि तुम मेरी बातों पर यकीन क्यों नहीं करती और वैन उसको बाइट करने लगती है और अचानक से बेहोश हो जाती है और जब भी उसके आदमी को फिंगर मिल जाता है और यान उसको हॉस्पिटल भेजने को बोलता है। बाद में वैन होश में आती है तो फुयान से बोलती है कि उसे युआन से मिलना है।
यान उसको वैन कह के बुलाता है तो वैन बोलती है कि मेरा रियल नेम वैन लिन है और तुम्हें पता है कि मैंने अंडरकवर ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन क्यों किया था। और बताती है कि उसके बायोलॉजिकल फादर एक फेमस इंजीनियर थे, लेकिन उनको अंडरग्राउंड के लोगों ने फ्रेम किया और उसके आंखों के सामने उसके फादर को मार दिया गया। और डेटर्स डेली पैसों के लिए उसके मदर के साथ जबरदस्ती करते थे और सब कुछ मैं अपनी आंखों से देख रही थी, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रही थी। और एक दिन मेरी मॉम ने हार मानकर अपनी जान दे दी। और तुम्हें पता है कि मेरे फादर को मारने के पीछे किसका हाथ है। और फुयान को ये सब सुनकर उसके लिए बहुत ही बुरा लगता है और उसको कुछ भी बोलने से मना करता है। पर वैन बोलती है कि तुम्हारे फादर ने मेरे पेरेंट्स की जान ली है, इसलिए मैंने शुरू से सोच लिया था कि मैं अपने पेरेंट्स का रिवेंज लेकर आऊंगी। और तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे प्यार करती थी। मैं तुम्हें जब भी देखती मुझे याद आता कि मेरे पेरेंट्स कैसे मरे थे। और मैं जब भी तुम्हारे साथ सोती थी मेरे दिमाग में यही ख्याल आता था कि मेरी मॉम ने कितना ह्यूमिलेशन सहा होगा। और मैंने सोचा था कि युवान के साथ मैं अपनी नॉर्मल लाइफ शुरू करूंगी, पर तुमने दोबारा से आके मेरी लाइफ को खराब कर दिया। मैं बस तुमसे नफरत करती हूँ और काश मैं तुमसे मिली ना होती। और मेरा यही विश है कि तुम जल्दी से मर जाओ। अब ये सब सुनने के बाद फुयान बोलता है कि तुम सही में बहुत ही बेरहम हो और बोलता है कि तुम्हारा युवान बिल्कुल ठीक है और उदास होकर वहां से चला जाता है। अब वैन ने छुपके से फुयान का हेयर सैंपल ले लिया होता है और जल्दी से डीएनए टेस्ट करवाने को बोलती है। अब वैन युवान के पास आती है और उससे माफी मांगती है, पर युवान बोलता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे पास रहो। अब जब भी युवान की मदर आकर उस पर गुस्सा करने लगती हैं कि आज उसकी वजह से युवान की ऐसी हालत है और उसे युवान से ब्रेकअप करने को बोलती हैं। युवान बोलता है कि मॉम अब क्या बोले जा रही हैं। उसकी मॉम बोलती है कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि इस लड़की ने तुम्हारी कैसी हालत कर दी है। वैन बोलती है कि अब सही बोल रही है, मैं युवान के लायक नहीं हूँ और उसको छोड़कर जाने के लिए तैयार थी, पर युवान उसको ऐसे करने से मना करता है और वैन अचानक से बेहोश हो जाती है और युवान उसको संभालता है और पता चलता है कि वैन प्रेग्नेंट है। तो युवान की मदर बोलने लगती है कि तुमने देख लिया इस लड़की का कैरेक्टर कितना खराब है। वैन तो हैरान थी और डॉक्टर से एबॉर्शन के लिए बोलती है, पर डॉक्टर बताता है कि उसका ऑलरेडी एक बार मिसकैरेज हो गया है और अब उसने एबॉर्शन करवाया तो वे कभी मां नहीं बन पाएगी। और वैन को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। युवान बोलता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ और अगर तुम इस बच्चे को रखना चाहती हो तो रख सकती हो। पर उसकी मदर बोलने लगती है कि ये लड़की तुम्हें पागल बना रही है। वैन डॉक्टर से बोलती है कि वह एबॉर्शन के लिए तैयार है और डॉक्टर उसको एक बार और सोचने को बोलता है, लेकिन वैन बोलती है कि उसने सोच लिया है। अब डॉक्टर यान को कॉल करके बता देता है कि वैन प्रेग्नेंट है और अपना एबॉर्शन करवाना चाहती है, तो यान को बहुत ही गुस्सा आता है। अब वैन ऑपरेशन थिएटर में थी और उसको याद आता है कि जब 3 साल पहले यान को पता चला था कि वह प्रेग्नेंट है, तो यान ने बोला था कि वह एक अच्छा फादर बनकर दिखाएगा और उसको डरने से मना करता है और बोलता है कि वह लाइफ टाइम उसका और उनका बच्चे का ख्याल रखेगा। अब वैन एबॉर्शन के लिए तैयार थी और जब भी हम वहाँ पे फुयान को आते हुए देखते हैं, पर वैन देखती है कि युवान आया हुआ है और उसे एबॉर्शन करवाने से मना करता है। पर वैन बोलती है कि बच्चा फुयान का है, लेकिन युवान बोलता है कि इसमें तुम्हारी और इस बच्चे की कोई भी गलती नहीं है और वह उसके बच्चे को अपना नाम देने के लिए तैयार था। वैन बोलती है कि आज फुयान की वजह से उसके पेरेंट्स उसके साथ नहीं है और आज उसकी ऐसी हालत है। पर युवान उसे उसके साथ कहीं दूर चलकर एक न्यू लाइफ स्टार्ट करने को बोलता है और कहता है कि तुम टेंशन मत लो, ये सब कुछ भुलाने में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। इसलिए अब वैन युवान के साथ किसी और सिटी में जाने के लिए तैयार थी। और फुयान हॉस्पिटल में आता है तो उसको पता चलता है कि वैन युवान के साथ एयरपोर्ट गई है और फुयान वैन को कॉल करता है पर वह उठा नहीं रही थी। फुयान अपने आदमी से कैसे भी करके वैन के पास लेकर चलने को बोलता है और फुयान जल्दी ही वैन और युवान के पास पहुंच जाता है और वैन से बोलता है कि तुम मेरे बच्चे को कैरी करके किसी और आदमी के साथ भागना चाहती हो। वैन उसको छोड़ने को बोलती है, पर यान कहता है कि तुम्हें अपने पेरेंट्स का रिवेंज लेना है ना, इसके लिए तुम्हें मेरे साथ रहना होगा और उसको जबरदस्ती लेकर जाने लगता है। और जब ही युवान गुस्से में फुयान को हिट कर देता है, अब हम फुयान को उसके घर पर देखते हैं और यान उसकी ड्रेसिंग कर रही होती है। फुयान बोलता है कि मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ और बच्चे के लिए एक नई शुरुआत करने को बोलता है और वैन उसकी बात मान जाती है और फुयान उसको किस करने लगता है और दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग वैन यान को देखकर सोच रही होती है कि काश हम दोनों का इतना बेकार पास नहीं होता तो कितना अच्छा होता और हम भी बाकी लोगों की तरह अपने बच्चे के लिए एक नॉर्मल पेरेंट्स बन पाते। पर उसे पता था कि इस लाइफ में वे फुयान से प्यार नहीं कर सकती क्योंकि उसकी नज़रों में यान एक बेकार इंसान था और उसको प्रूव करना था कि वह माफिया है, इसलिए ब्लड सैंपल ले लेती है। और फुयान को वैन पे शक था, लेकिन फिर भी वे वैन के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। बाद में वैन को पता चलता है कि यान ने उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाया है। अब जल्दी उसके पास युवान का मैसेज आता है, पर मेड बताती है कि मिस्टर फू ने उन्हें किसी से भी कांटेक्ट करने से मना किया है। पर वैन गुस्से में बाहर चली जाती है और इस बारे में यान को पता चलता है तो वैन के पास पहुंच जाता है और कॉल करके उसको वापस घर के अंदर चलने को बोलता है और कहता है कि तुम प्रेग्नेंट हो तो तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। पर वैन कहती है कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो ऐसा मुझे कंट्रोल मत करो, इसलिए यान उसको जाने देता है और सोचता है कि आई होप तुम युवान की बातों पर ट्रस्ट ना करो। अब वैन युवान के पास थी और युवान उसको यान का डीएनए रिपोर्ट देता है जो मैच हो रही थी, पर ये फेक रिपोर्ट होती है
और युआन बस वैन को पाने के लिए सब कुछ कर रहा था। पर वैन मन ही मन में सोच रही होती है कि यान उस माफिया वर्ल्ड से बिलोंग करता है, पर उसका दिल मानने के लिए तैयार क्यों नहीं है कि यान एक बुरा पर्सन है। युआन बताता है कि फुयान से रिलेटेड सारा एविडेंस हमें उसके फादर से मिल सकता है, इसलिए उसको आइडिया देता है कि वे कैसे यान को ट्रैप कर सकती है। इधर फुयान के फादर उसे पनिश कर रहे होते हैं क्योंकि जब से उसने उनके बिजनेस को ज्वाइन किया था धीरे धीरे उनका सारा बिजनेस बंद होते हुए जा रहा था, और बोलते हैं कि मुझे पता चला है कि तुम अब भी अपने वाइफ से प्यार करते हो, इसलिए उसको वैन से दूर रहने को बोलते हैं। पर फुयान जानबूझकर बोलता है कि वह बस उसके खेलने की चीज है और जब उसका मन भर जाएगा तो वह उसको छोड़ देगा। बाद में वैन घर आती है तो देखती है कि फुयान को चोट आई है और पूछती है कि ये सब कुछ कैसे हुआ और उसको दिखाने को बोलती है। फुयान बोलता है कि तुम पक्का चाहती हो कि मैं अपना शर्ट उतारूं, और उसके क्लोज जाने लगता है तो वैन बोलती है कि ऐसा नहीं है और डर के वहां से भाग जाती है। तो फुयान हंसने लगता है और वैन एविडेंस इकट्ठा करने के लिए फुयान के फादर के साथ कॉर्पोरेशन करने का नाटक करने आती है और उनको सीड्यूस करके बेहोश करने जाती है। तो उल्टा उसके फादर उसको इंजेक्ट कर देते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम मुझे पागल बना दोगी, मैं इस खेल का पुराना खिलाड़ी हूँ। और देखते हैं कि वह लड़की वैन है तो उन्हें बहुत ही गुस्सा आता है। अब पता चलता है कि फुयान ने इन 5 सालों में अपने फादर के क्राइम्स के अगेंस्ट सारा एविडेंस कलेक्ट कर लिया होता है और उसने जानबूझकर उनके कुछ इलीगल बिजनेस को बंद करवा दिया होता है। और उससे पता चलता है कि युआन ने उसके अगेंस्ट कुछ फेक एविडेंस इकट्ठे किए हैं। पर सब कुछ जानने के बाद भी यान कोई भी एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि वैन युआन के पास थी। पर उल्टा इधर युआन के फादर ने उसको किडनैप कर लिया होता है और उसको जान से मारना चाहते थे, पर बोलते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इतना आसान मौत नहीं देने वाला, और बोलते हैं कि मैं तुम्हें तरपा तरपा के मारने वाला हूँ। और उसको लॉक करके जाने लगते हैं, पर जब ही वहाँ पे युआन पहुंच जाता है और फुयान के फादर बॉम्ब का टाइमर ऑन कर देते हैं और बोलते हैं कि अगर तुम भी उसके साथ मरना चाहते हो तो मर सकते हो। युआन लॉक ओपन करने की कोशिश करता है पर वैन उसको यहाँ से जाने को बोलती है क्योंकि बॉम्ब जल्दी एक्सप्लोड होने वाला था। युआन बोलता है कि तुम मेरा इंतजार करना और वहां से चले जाता है। पर जब भी वहाँ पे फुयान आके लॉक ओपन करने लगता है और वैन उसको युआन समझकर जाने को बोलती है क्योंकि कुछ ही सेकंड में बॉम्ब एक्सप्लोड होने वाला था। पर उसको जल्दी एहसास होता है कि वो फुयान है, इसलिए बोलती है कि प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ। पर फुयान जल्दी से आकर उस बॉम्ब को दूर फेंक देता है। पर हैवी एक्सप्लोजन होने की वजह से फुयान की कंडीशन बहुत ही खराब होने लगती है और वैन उसकी ऐसी कंडीशन को देख कर डर जाती है। यान बोलता है कि क्या हुआ, यहाँ तुम किसी और को उम्मीद कर रही थी, और उसकी कंडीशन बहुत ही खराब होने लगती है और उसे बहुत ही ब्लीडिंग होने लगी थी। अब जल्दी युआन आता है और वैन बोलने लगती है कि फुयान को ब्लीडिंग हो रही है, इसलिए उसको हॉस्पिटल ले चलने को बोलती है और अचानक से बेहोश हो जाती है। अब युआन फुयान को हॉस्पिटल लेकर चलने को बोलता है और पुलिस को इन्फॉर्म करने को कहता है ताकि उसको अरेस्ट करवा सके। बाद में वैन होश में आती है तो नर्स बताती है कि उनका बच्चा बिल्कुल ठीक है। वैन फुयान के बारे में पूछती है और नर्स बताती है कि कोमा से बाहर आने के बाद उन्हें पुलिस अरेस्ट करके ले गई है और सुनने में आया कि उनके अगेंस्ट बहुत सारे एविडेंस कलेक्ट हुए हैं, इसलिए शायद उनको मौत की सजा होने वाली है। और ये जानकर वैन को बहुत ही बुरा लगता है और उसको जल्दी पता चलता है कि युआन ने उसको फेक डीएनए रिपोर्ट दिखाया था और फुयान किसी भी क्राइम में इन्वॉल्व नहीं है, और फिर भी युआन ने उसके अगेंस्ट फेक एविडेंस पुलिस को सबमिट किए थे। और अब युआन का यही इरादा था कि फुयान को मौत की सजा हो, और ये जानकर वैन को बहुत ही बुरा लगता है और सुनती है कि फुयान अपने फादर के अगेंस्ट जाकर उसका रिवेंज लेना चाहता था, इसलिए उसने अपने फादर के अगेंस्ट बहुत सारे एविडेंस कलेक्ट किए थे। पर युआन ने अब उसको जेल भिजवा दिया होता है। वैन को यकीन नहीं होता है कि युआन इतना बेकार आदमी है और सोचती है कि मैं फालतू में फुयान से नफरत करती हुई आ रही थी, जबकि फुयान हमेशा से मेरे लिए इतना अच्छा था। बाद में युआन वैन के पास आता है तो वैन को उसको देखकर उल्टी आती है, पर बहाना बनाती है कि प्रेगनेंसी की वजह से उसको मॉर्निंग सिकनेस हो रही है और बोलती है कि उसको जल्दी घर जाना है। पर युआन बोलता है कि बाहर उसके लिए सेफ नहीं है क्योंकि फू ग्रुप पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं हो पाई है। बाद में वैन फुयान से मिलने के लिए जेल आती है और पूछती है कि तुम कैसे हो, और बोलती है कि थैंक यू जो तुमने हमारे बच्चे को बचाया, और बोलती है कि हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक है और तुम जब भी जेल से बाहर आओगे मैं तुम्हारा इंतजार करने के लिए तैयार हूँ, चाहे मुझे तुम्हारे लाइफ टाइम ही इंतजार क्यों ना करना पड़े। पर सब कुछ सुनने के बाद फुयान गुस्से में वहां चला जाता है और ये सब कुछ युआन देख रहा होता है। बाद में युआन वैन के घर आता है तो वैन उसको देखते ही डोर बंद करने लगती है। युआन बोलता है कि मतलब तुम्हें सब कुछ पता चल गया। वैन उसको यहाँ से जाने को बोलती है पर फुयान बोलने लगता है कि हमेशा से तुम्हारे दिल में फुयान ही क्यों है। वैन बोलती है कि तुम्हें पता है ना कि तुमने क्या किया, तुमने जानबूझकर उसको फ्रेम किया है। युआन बोलता है कि हाँ, वैसे मुझे उस बहरे इंसान के लिए बहुत ही बुरा लग रहा है। वैन बोलती है कि उसका क्या मतलब है। युआन कहता है कि तुमने जो भी फुयान को बोला उसने तुम्हारी एक बात भी नहीं सुनी क्योंकि उस एक्सप्लोजन के बाद फुयान को सुनाई देना बंद हो गया है, इसलिए वह हियरिंग एड मशीन लगाकर सुनने की कोशिश कर रहा था। और ऊपर से जो भी तुमने फुयान को बोला मैंने सब कुछ चेंज करवा दिया। और तुम्हें पता है कि उसके पास क्या मैसेज पहुंचा कि मैं तुमसे कभी भी शादी नहीं करने वाली क्योंकि मैं युआन से प्यार करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम लाइफ टाइम इस जेल में ही सड़ते रहो। और ये सब जानने के बाद वैन को युआन पर बहुत ही गुस्सा आता है और पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। युआन बोलने लगता है कि इतने सालों से मैं तुम्हारे साथ था और तुम्हारा इतना ख्याल रखते हुए आ रहा था, लेकिन तुमने क्या किया,
ऊपर से तुम फुयान से प्रेग्नेंट हो गई और मुझको साफ दिखाई दे रहा था कि तुम्हारे दिल में बस फुयान है। वैन गुस्से में उसको जाने को बोलती है पर युआन उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। तो वैन पहले उसको और फिर खुद को मारने की धमकी देती है। अब जल्दी वहाँ पे वैन की सीनियर आती है और युआन ने एविडेंस के साथ छेड़छाड़ की थी और उसने पुलिस को गलत इन्फॉर्मेशन दिया था, इसलिए पुलिस उसको अरेस्ट करके ले जाती है। और युआन जाते जाते बोलता है कि मैं कभी भी नहीं चाहता कि तुम खुश रहो। अब वैन की सीनियर उसे फुयान का रियल इन्फॉर्मेशन देती है और उसे पता चलता है कि रियल फुयान 6 साल पहले ही मर चुका था और जो 5 सालों से फू फैमिली का एयर बन के रह रहा था उसका नाम पेयान होता है। और ये जानकर वैन को बहुत ही रोना आता है कि वे यान को गलत इंसान समझकर इन 5 सालों से नफरत करती हुई आ रही थी, जबकि यान उसके साथ इतना अच्छा था। वैन की सीनियर बोलती है कि तुम चिंता मत करो, हमारे पास एविडेंस है और हम यान के नेम को क्लियर कर सकते हैं। पर जल्दी उन्हें पता चलता है कि फुयान मर चुका है और ये सुनकर वैन को यकीन नहीं होता है और वे भागकर जेल जाती है, उसे बाहर आने को बोलती है। और आज उसको बहुत ही रोना आता है कि आखिरकार उसने उसको गलत क्यों समझा। और जब भी वहाँ पे यान आता है लेकिन सब कुछ ये वैन का वहम होता है। उसके सीनियर उसको काम होने को बोलती है पर वैन कहती है कि यान इतना अच्छा इंसान था, वे मर कैसे सकता है। सीनियर बोलती है कि तुम्हें इस बात को एक्सेप्ट करना होगा कि यान मर चुका है। उस एक्सप्लोजन के बाद उसकी कंडीशन बहुत ही खराब हो गई थी और तुमने खुद अपनी आंखों से देखा था। पर वैन इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं थी कि यान मर चुका है और अचानक से बेहोश हो जाती है। अब हम 3 महीने बाद का सीन देखते हैं और वैन ने अपने बच्चे के लिए खुद को नॉर्मल कर लिया होता है, लेकिन अभी भी उसे यान की बहुत ही याद आ रही होती है। और जल्दी न्यूज में सुनती है कि एक स्पेशल अंडरकवर एजेंट ने 3 महीने के अंदर अंदर अंडरग्राउंड माफियाज को पूरी तरह से खत्म कर दिया है और अब फुयान के फादर भी जेल में थे। और वैन को डाउट होता है कि कहीं वह स्पेशल एजेंट यान तो नहीं है, लेकिन फिर उसको लगता है कि शायद उसका वहम है। पर जल्दी यान उसके पास आता है और यान को जिंदा देखकर वैन को यकीन नहीं होता है और उसको पिंच करने लगती है। यान बोलता है कि क्या तुम मुझे दोबारा से मारने की कोशिश कर रही हो। वैन उस पर गुस्सा करने लगती है पर यान उससे माफी मांगता है कि उसने झूठ बोला। वैन बोलती है कि तुम जिंदा थे और फिर भी तुमने एक बार भी मुझसे मिलने की कोशिश नहीं की। यान बताता है कि वह अपने सीक्रेट ऑपरेशन के लास्ट स्टेज पर था, इसलिए उसे अपनी मौत का झूठा नाटक करना पड़ा ताकि अंडरग्राउंड होकर उन माफियाज का पर्दाफाश कर सके। और बोलता है कि प्लीज तुम गुस्सा मत हो, क्या हमारे बच्चे को अच्छा लगेगा कि उसके मॉम डैड आपस में फाइट कर रहे हैं। और वैन इमोशनल होकर उसको गले लगा देती है। यान बोलता है कि तुमने जेल में बोला था कि तुम मेरा इंतजार करोगी, लेकिन मेरी हियरिंग एड मशीन में कुछ और ही मैसेज रिसीव हुआ था, पर मैं तुम्हारे लिप्स को रीड करके समझ गया था कि तुम क्या बोल रही थी। और उसको प्यार से किस करता है और इसी के साथ इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी आपको स्टोरी कैसी लगी प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।